हेलो स्टूडेंट्स। और मैं राजकुमार सिंह। आप इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं फिजिक्स, जिसमें चल रहा है यूनिट 1 चैप्टर 1। नाम है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। जैसा कि आप जानते हैं, कल अपन लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था कि आवेशों की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि कूलॉम का लॉ क्या है। उन प्रॉपर्टीज़ में हमने क्या क्या देखा था। उन प्रॉपर्टीज़ में हमने देखा था कि आवेशों की योज्यता क्या होती है। सिंपल बीजगणितीय रूप से हम जोड़ते हैं उनको। जैसे 3 और 4 को जोड़ना है तो सिंपल जोड़ देंगे, ऐसे ही आवेशों को जोड़ा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमने एक एग्जांपल भी देखा था जिसका आंसर 5 माइक्रो कूलम आया था। ठीक है। सेकंड हमने क्या देखा था कि आवेश हमेशा द्रव्यमान के साथ होता है। ठीक है। थर्ड हमने क्या देखा था कि आवेश विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। ठीक है। अगर आवेश स्थिर अवस्था में है तो विद्युत क्षेत्र बनाएगा। ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र हो गया। और अगर गतिमान अवस्था में है तो चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा। गति अवस्था और स्थिर अवस्था, ये दोनों चीज़ हमको देख के रखनी है। ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या देखा था, आवेश संरक्षण। आवेश संरक्षण में क्या होता है कि आवेश हमेशा क्या रहता है, संरक्षित रहता है। ठीक है, ना तो उसको आप उत्पन्न करेंगे ना ही नष्ट कर सकते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। मान लो कि ये एक बॉक्स है, इसमें अगर मान लो 5 कूलम का आवेश है और इसके पास में 2 कूलम का आवेश है। अगर यहाँ से 1 कूलम का आवेश अगर इधर चला गया, ठीक है, तो यहाँ पे कितना रह गया, 4, और यहाँ पे कितना हो गया, 3। तो अगर इस दोनों को जोड़ोगे तो आपका वही आएगा जो पहले था, 5 और 2 7। टोटल कूलम कितना था, 7 था। 4 और 3 को जोड़ोगे तब भी कितना रहेगा, 7 रहेगा। तो देखो, एक उसके पास चला गया तो एक इसके पास से कमी हो गई और एक इसके पास में बढ़ गया। बात तो वही रही ना। तो इसलिए आवेश संरक्षित रहता है। ठीक है, आप उसको ये नहीं कह सकते कि लैब में जाओ और जाके बना लो कि लो मैंने कूलम का आवेश बना दिया, इतने कूलम का आवेश। ठीक है, ये इसका एक एग्जांपल है, ये आप इस चीज़ को आपको देख लेना है। ठीक है, तो ये कल भी हमने बताया था यूरेनियम का। देखो, यहाँ से जब अल्फा का पार्टिकल एक निकल जाएगा तो 92 में से 2 की कमी हो जाएगी और 238 में से 4 की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो ये बनेगा अपने पास में। ये कल बताया तो थोड़ा, अगर नहीं देखा है तो कल वाली वीडियो देख लेना ज़रा जाके, लेक्चर 3 वाली। ठीक है। आवेशों को क्वांटीकरण क्या है कि अगर ई है, अगर न्यूनतम आवेश, तो हमेशा किसी भी वस्तु पर जो आवेश होगा वह उसका पूर्ण गुणज होगा। ये कहना चाह रहा है। ठीक है, देखो जैसे ये रहा, क्यू बराबर क्या होता है, प्लस माइनस के एनी, क्योंकि आवेश तो नेगेटिव भी होता है पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो क्यू बराबर एनी, ये फिक्स है। ठीक है, कभी भी आवेश दशमलव में नहीं मिलेगा आपको ई के गुणज के रूप में। ठीक है, कभी भी आपको आवेश ये नहीं मिलेगा कि 2.5 कर दो, ठीक है, और इसमें ये लगा देंगे, तो यहाँ पे ये आवेश पॉसिबल नहीं है। हमेशा जो आवेश पॉसिबिलिटी है वो हमेशा प्रकृति में जो आवेश, न्यूनतम आवेश जो पाया जाता है उसके पूर्ण गुणज के रूप में ही मिलेगा। ठीक है, ये हमने कल भी बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है, इसको फॉर्मूले को याद करके रखना है तुमको। इस फॉर्मूले को न्यूमेरिकल भी आ जाता है, क्यू बराबर एन ई, जहाँ पर क्यू क्या है, आवेश है, किसी भी वस्तु पर कितना आवेश है। एन क्या है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 10 है, 20 है, 50 है, 100 है, कितना है। ठीक है, और ई क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, जो कि ये है। ठीक है, देखो इसमें एक न्यूमेरिकल है, देखो क्या न्यूमेरिकल है, ये 1C वाला। एग्जाम्पल नंबर 2, ये क्या कह रहा है, 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन हो सकते हैं। मतलब क्या दिया है इसने, क्यू बराबर दिया है कितने कूलम, 1 कूलम। ठीक है, वो क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या पूछ रहा है। इसका मतलब क्या पूछ रहा है, वो एन पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, हमें इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है। तो देखो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्यू की जगह पे हम वैल्यू क्या रखेंगे, 1, क्योंकि 1 कूलम का आवेश है। ठीक है, क्यू बराबर 1 कूलम दिया है, तो क्यू की जगह हम क्या रख देंगे, 1 कूलम आवेश रख देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 बराबर, ठीक है, एन ई, एन की तो वैल्यू हमें निकालनी है, ई की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 1.67 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या करना है, एन की वैल्यू निकाल लेनी है। एन बराबर क्या होगा, 1/1.6। ठीक है, और इंटू 10⁻, यहाँ पे नीचे आएगा तो ये ऊपर क्या चला जाएगा, पॉजिटिव में चला जाएगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लेना तो एन की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ठीक है, कुछ 6 पॉइंट कुछ करके 10⁻18 आएगी, वो देख लेना, अब इसको सॉल्व कर लेना है आपको। चलो आगे, आज हम आगे बढ़ते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है, आज को टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि यार, जो आप लोग कर रहे हो ना, ये गलत है
कि आप लोग क्या कर रहे हो कि 2-2 3-3 मिनट की वीडियो देख ली, कट 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 कर करके ओवर्स कमेंट कर दिया, ख़त्म करने। ऐसा मत करो भाई, ठीक है। पता चल जाता है सब तुम लोग जो सोच रहे हो। तो प्लीज़ इसको पूरी देखो, ढंग से देखो, सीरियस होके पढ़ो। बहुत मेहनत लगती है इसको बनाने में, सिंपल नहीं है इतना। हिंदी की टाइपिंग करना हो, फिर हिंदी में लिखना हो, पूरा ये सब चीज़ बनाना, ठीक है। और जैसा कि आपको पता है, ठीक है। और इसीलिए इसी जैसे कि इसमें ना ये सपोर्ट इस तरीके से नहीं मिलता है ना, इसी वजह से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हिंदी का मैटर इतना नहीं मिलता है, क्योंकि डिस्करेजमेंट इतना मिलता है कि लोग बनाना पसंद नहीं करते। इंग्लिश में ज़्यादा बनाना पसंद करते हैं, क्योंकि इंग्लिश वाले बच्चे पढ़ना चाहते हैं। सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स हो गए, आईसीएसई बोर्ड वाले स्टूडेंट्स हो गए, वो सब पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। आप लोग भी पढ़ना चाहते हो, बट सपोर्ट नहीं करना चाहते। सपोर्ट, बिना सपोर्ट के आगे नहीं बढ़ सकता ये, ठीक है। मैं भी कुछ दिनों के बाद बनाना बंद कर दूंगा अगर इसी तरीके से चीज़ें चलता रहेगा। तो सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ को करने के लिए। इंकरेजमेंट चाहिए होता है चीज़ों को बनाने के। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है, बस सिंपली मैं बना रहा हूँ, कुछ रेस्पॉन्स नहीं है, कुछ 10-5 लोग दर रेस्पॉन्स कर रहे हैं, बाकी के सब पता नहीं क्या कर रहे हैं। वीडियो को भी देख रहे हैं तो 2-2 3-3 मिनट का देख, सब पता चल जाता है। चैनल को मैं ऑपरेट कर रहा हूँ, मुझे पता है कि कौन कितना मिनट का वीडियो देख रहा है। तो इस चीज़ को ना करो। तो प्लीज़ शेयर को इस चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, शेयर करो, ग्रो करने दो उसको, लोगों तक पहुंचने दो उसको। चलो आज कूलम का लॉ पढ़ते हैं हम। कूलम का लॉ क्या है, ठीक है, ज़रा देखते हैं। तो देखो, कूलम ने क्या बताया है। कूलम ने ये बताया है कि हम जानते हैं क्या, कि कोई क्यू आवेश है, तो क्यू आवेश के चारों तरफ क्या होता है, एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। आवेश स्थिर है, ध्यान रखना, ठीक है। हमारा पहला यूनिट पूरी स्थिर आवेश के ऊपर है। आवेश स्थिर है तो विद्युत क्षेत्र बनाएगा ये अपने चारों तरफ। अभी फिलहाल के लिए समझो ये विद्युत क्षेत्र होता है, कि हम अभी आगे चल के पढ़ेंगे। तो आवेश जो होगा वो अपने चारों ओर एक क्षेत्र बना के रखता है, जिसको हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र। इसने बना रखा है। एक और आवेश मान लो यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, इसका भी कुछ क्षेत्र होगा, ठीक है। जब ये दोनों आवेश एक दूसरे के पास में आएंगे, ठीक है, तो ये एक दूसरे के ऊपर अपना, ये एक दूसरे के प्रभाव क्षेत्र में आएंगे, तो यह एक दूसरे के ऊपर बल लगाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो जब ये एक दूसरे के समीप रखे हुए हैं, ठीक है, एक आवेश यहाँ रखा हुआ है, एक आवेश यहाँ रखा हुआ है, मान लो ये एक दूसरे से कोई डिस्टेंस है, हमने आर मान लिया, इतनी दूरी पर कोई आवेश रखे हुए हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो ये वाला जो है इसके ऊपर कितना बल लगाएगा, या फिर ये वाला इसके ऊपर कितना बल लगाएगा, ये अपन को देखना है, ठीक है। तो मतलब कोई भी आवेश या बहुत सारे आवेश या दो आवेश एक दूसरे के समीप रखे हुए हैं, तो वह एक दूसरे के ऊपर कितना बल लगाएंगे, ये अपन को देखना है। और इसको डिफाइन किया है कूलाम ने, जिसको हम कूलाम का नियम कहेंगे, ठीक है। ये क्या कहता है कूलाम का नियम, देखो, कूलाम का नियम पढ़ने से पहले एक पॉइंट पढ़ लो, जिसको हम कहते हैं बिंदु आवेश। बिंदु आवेश का मतलब क्या है, कि एक पॉइंट पे क्या रखा हुआ है, चार्ज रखा हुआ है। बिंदु शब्द का मतलब क्या है, कि इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, डायमेंशन लेस होता है। मतलब आप कोई बिंदु रखा हुआ है तो आप उसको नाप नहीं सकते कि ये इसकी चौड़ाई कितनी, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है, इसकी डेप्थ कितनी है, इसका परिमाप कितना है, इसका रेडियस कितना है, ये नाप नहीं सकते आप, मेजर नहीं कर सकते इस चीज़ को, ठीक है। कंपैरिजन नहीं कर सकते इस चीज़ को, ठीक है। बहुत ही माइन्यूट होता है, बहुत ही छोटा होता है, इस वजह से हम नहीं कर सकते। तो ये पॉइंट चार्ज होता है या बिंदु आवेश। बिंदु बिंदु का जो मतलब होता है वही बिंदु आवेश का मतलब है, ठीक है। ज़रा देखते हैं क्या है। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि बिंदु आवेश क्या है, जिसका स्थानिक आकार अन्य दूरियों की तुलना में क्या होता है, नगण्य होता है, ठीक है। जो आकार है इसका क्या रहता है, नगण्य रहता है लगभग, उसको हम क्या कहते हैं, बिंदु आवेश कहते हैं, ठीक है। और कूलाम ने क्या बताया है, कूलाम ने ये बताया है कि दो बिंदु आवेशों के बीच, ठीक है, दो बिंदु आवेशों के बीच लगे बल की माप की किन्होंने, कूलाम ने, ठीक है। और यह पाया कि जब दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 मान लेते हैं कि Q1 और Q2 दो आवेश हैं, ठीक है, एक दूसरे से एक निश्चित दूरी r पर रखे हों, तो उनके मध्य एक बल कार्य करता है। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि कोई दो आवेश हैं Q1 और Q2, एक दूसरे से एक निश्चित दूरी पर रखे हुए हैं, जिनके बीच की दूरी हमने मान ली है क्या, r, जिसे उनके मध्य क्या करेगा, एक बल कार्य करेगा, ठीक है, जिसे आवेशों के मध्य
यहाँ पे आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल या कूलाम बल कहते हैं। ठीक है, ये कहना चाह रहा है इसका लॉ। और ये कितना होगा ये भी हम देखेंगे। फिलहाल के लिए भी क्या समझना है कि दो आवेश होंगे। ठीक है, Q1 और Q2। ठीक है, एक आवेश ये है, एक आवेश ये है। इन दोनों के बीच की दूरी अगर r है तो इन दोनों के बीच में एक बल लगेगा। उस बल को हम कहेंगे विद्युत बल या कूलाम का बल, क्योंकि ये कूलाम ने बताया, इस वजह से कूलाम का बल। और ये कितना होगा ये हम आगे की चीज़ में देखने वाले हैं। देखो ये कितना होगा, इसकी माप कितनी निकाली है कूलाम ने, ये हम देखेंगे। देखो हमने पिछले लास्ट ईयर हमने पढ़ा होगा, ग्रेविटेशनल लॉ हमने जब पढ़ा था तो वहाँ पे पता था कि न्यूटन ने हमको बताया कि F बराबर होता है G, कैपिटल G m1 m2 और अपॉन में r स्क्वायर। ठीक है, यही तो पढ़ा है। सेम तरीके से यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर भी एक एम इधर रखा रहता था और एक एम यहाँ पे रखा रहता था, तो उन दोनों के बीच की दूरी थी r। ठीक है, सेम उसी कॉन्सेप्ट पे इस चीज़ को समझना है। इन्होंने क्या बताया है कूलाम ने कि अगर एक आवेश यहाँ रखा है और एक आवेश यहाँ पे रखा हुआ है, दोनों के बीच की दूरी है r, तब बल क्या होगा ये अपन को देखना है। तो देखो इस नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला यह बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब कि Q1 और Q2 का गुणा करेंगे, ठीक है, तो इसके अनुक्रमानुपाती होगा लगने वाला बल। पहली कंडीशन। ठीक है, दो कंडीशन है इसमें, ध्यान से समझना है। और यहाँ तक पहली कंडीशन होगी। दूसरी क्या है, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, तो यानी Q1 और Q2 के गुणनफल और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है इन दोनों के बीच में लगने वाला बल। ये कहना चाह रहा है, समझाया। तो देखो इसमें दो शर्तें हैं। पहला कि दो आवेश हों, एक दूसरे से निश्चित दूरी पर रखे हैं, उनके बीच की दूरी अगर r है तो लगने वाला जो उनके बीच में बल, यानी उनके मध्य जो लगने वाला जो बल होगा वह क्या होगा, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुपाती और दोनों के बीच की जो दूरी होगी उस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, जरा देखते हैं। ये देखो, अगर हम कूलाम की प्रथम शर्त को अगर देखें, उसकी ये पहली शर्त क्या कहना चाह रही है। पहली शर्त के अनुसार क्या है, F अनुक्रमानुपाती है Q1 और Q2, समीकरण नंबर 1। ठीक है, दूसरी कूलाम की दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त ये है कि जो आवेशों की मध्य की जो दूरी है उस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, तो दूसरी शर्त के अनुसार क्या होगा, ये व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, अभी अपन क्या करें, समीकरण नंबर 1 ये है, समीकरण नंबर 2 ये है, इन दोनों को क्या कर दें, कंबाइंड कर देते हैं। तो कंबाइंड जब आप करेंगे तो आप क्या पाएंगे कि जो F अनुक्रमानुपाती है वो होगा Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, दोनों समीकरण से क्या मिलेगा आपको, F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 और अपॉन में r स्क्वायर। दोनों समीकरणों को मिलाने पर इतना मिल गया आपको, F अनुक्रमानुपाती हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, अब हमको पता है जब भी अनुक्रमानुपाती का हम चिन्ह हटाते हैं तो कोई ना कोई क्या आता है, नियतांक आता है। ठीक है, तो इस अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे और यहाँ पे k हमारे कांस्टेंट राशि इंट्रोड्यूस हो जाएगा और Q1 Q2 और अपॉन में r स्क्वायर। ये हमारा बन गया क्या, पूरा फॉर्मूला। ठीक है, एक मिनट, इतना समझ में आया। समीकरण 1 और समीकरण 2 को मिलाएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह गलत लग गया है, यहाँ पे तुम इसको बराबर कर लेना है, यानी ये F बराबर है। ठीक है, और अनुक्रमानुपाती इसके ऊपर आएगा जो कि होगा क्या, अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 और अपॉन में r स्क्वायर। उसके बाद में ये वाली लाइन लिखनी है, यहाँ पे बराबर लगा लेना। ठीक है, F बराबर करके, इतना तो आप समझ ही गए, उतना तो फिजिक्स मैंने आपको पढ़ा ही दिया है।
ठीक है, लास्ट ईयर भी आप लोगों ने पढ़ा ही था। अब ज़रा देखो, अपन को पता है कि कांस्टेंट है तो इसकी कुछ वैल्यू होगी, यानी ये जो के है इसकी क्या होगी, कुछ वैल्यू होगी। के यहाँ पर क्या है, नियतांक है जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। देखो के की यूनिट कैसे निकली होगी, तो यहाँ से हम के बराबर निकालेंगे तो ये क्या आएगा, F × R² और अपॉन में Q1 और Q2। ठीक है, एफ की क्या यूनिट होती है, न्यूटन, तो ये हो गया न्यूटन। आर की क्या होती है, मीटर, तो स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, और Q1 और Q2 है, ये भी कूलम ये भी कूलम, तो कूलम स्क्वायर हो गया। सिंपल, यूनिट आ गई के की। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, कूलम का बल होता है। ठीक है, तो कूलम ने क्या कहा है कि अगर दो आवेश एक दूसरे से अगर एक निश्चित दूरी r पर रखे हों तो उनके मध्य जो लगने वाला जो बल होता है वह होता है F बराबर के Q1 Q2 और अपॉन में R²। ठीक है, ये वैल्यू होती है इसकी, ये बल लगा रहता है हमारा। ठीक है, जरा थोड़ा आगे देखते हैं। तो देखो के बराबर क्या है, नियतांक जिसकी वैल्यू कितनी है, इतनी है। ठीक है, इस के का बेटा एक फॉर्मूला भी होता है, मतलब एक फॉर्मूला की वैल्यू होती है जिसको हम कहते हैं 1/4πε0। ठीक है, यानी 1/4πε0 बराबर क्या होता है, 9 × 10⁻⁹, जिसको हम कहते हैं के। तो आपका जो फॉर्मूला है, ठीक है, ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे आप के की जगह पे ये भी पुट कर सकते हो 1/4πε0, और अगर इसकी वैल्यू पुट करनी है तो आप ये लिख सकते हो 9 × 10⁻⁹। ठीक है, यहाँ पर ये एप्सिलॉन नॉट को हम क्या कहते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, क्या कहते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता। अभी हम कल जो पढ़ेंगे ना वो इसी के बारे में पढ़ेंगे। अभी ये कूलाम का जो बल है, ये अभी कूलाम का जो लॉ है अभी ये पूरा नहीं कंप्लीट नहीं किया है। ठीक है, अभी हम इसको कंप्लीट करेंगे, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो अभी हम क्या, अभी फ़िलहाल के लिए हम क्या समझते हैं कि कूलाम ने जो दो शर्तें दी हैं उन शर्तों के आधार पर एफ अनुक्रमानुपाती होता है किसके, Q1 और Q2, और एफ अनुक्रमानुपाती होता है दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के। ठीक है, जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो के आता है, के की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹, और इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1/4πε0, यानी के बराबर होता है 1/4πε0 या 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके, दैट्स इट।